तो नमस्कार, हमारे चैनल IQ स्टडी जो में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में रसायन शास्त्र के क्वेश्चन देखेंगे जो कि NCERT के हैं। हर एग्ज़ाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं दोस्तों, देखते हैं। पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? डाल्टन ने दोस्तों। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। वर्ष 1803 में ब्रिटिश रसायन शास्त्री जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत किया। इस सिद्धांत के अनुसार संपूर्ण पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म व अदृश्य कणों से निर्मित है। इन सूक्ष्म कणों को परमाणु कहते हैं। परमाणुओं को विभाजित नहीं किया जा सकता है। परमाणुओं को न तो निर्मित किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है दोस्तों। जितने तत्व हैं उतने प्रकार के परमाणु हैं। किसी एक तत्व के सभी परमाणु द्रव्यमान, आकार एवं रासायनिक गुणधर्मों की दृष्टि से समान होते हैं, परंतु भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु भी आकार एवं द्रव्यमान में भिन्न भिन्न होते हैं। परमाणु के संगठन में शामिल मौलिक कण हैं प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन हैं। परमाणु का निर्माण करने वाले तीन मौलिक कण हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन की खोज जे टॉमसन ने की थी और प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। इलेक्ट्रॉन एक ऋणावेशित कण है यानी निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। प्रोटॉन एक धनावेशित कण है जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, जबकि न्यूट्रॉन एक उदासीन अथवा आवेश रहित कण है। ऐसे परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न रहती है क्या कहलाते हैं? समस्थानिक कहलाते हैं, आइसोटोप्स कहलाते हैं। वे तत्व जिनमें परमाणु संख्याएं समान यानी प्रोटॉनों की संख्या समान किंतु द्रव्यमान संख्याएं भिन्न भिन्न यानी अलग होती हैं, वे समस्थानिक कहलाते हैं। समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान परंतु भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। कैथोड किरणों में होता है द्रव्यमान तथा आवेश दोनों होता है। कैथोड किरणें परमाणु में पाए जाने वाले ऋणावेशित कणों अर्थात इलेक्ट्रॉन की धाराएं होती हैं। जे टॉमसन ने कैथोड किरणों की सहायता से परमाणु में इलेक्ट्रॉन की खोज की। इलेक्ट्रॉन द्रव्यमान युक्त ऋणावेशित कण है, अतः कैथोड किरणों में द्रव्यमान तथा आवेश दोनों होते हैं। जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हों, उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? 4 होती है। किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या यानी परमाणु भार उसके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन न्यूट्रॉनों की संख्या के योग के बराबर होती है। इसलिए दिए गए तत्व की द्रव्यमान संख्या 4 होगी। द्रव्यमान संख्या इक्वल टू प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। निम्नलिखित में से किसमें न्यूट्रॉन अनुपस्थित होता है? हाइड्रोजन में। हाइड्रोजन के परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन होता है परंतु न्यूट्रॉन अनुपस्थित होता है। हाइड्रोजन के परमाणु का आकार सबसे छोटा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक आवेश रहित कण है? न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन ऐसा कण है जो आवेश रहित या उदासीन होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित तथा प्रोटॉन धनावेशित कण होता है। न्यूट्रॉन प्रोटॉन के साथ परमाणु के नाभिक में पाया जाता है। साधारण तापमापी में पारे का उपयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशेषता है उच्च संचालन शक्ति की। पारा ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक होता है। तापमापी में इसका प्रयोग किए जाने के मुख्य कारण निम्नवत हैं। पहला, अपारदर्शी एवं चमकदार होना, अतः अंकित ताप के पठन में सुविधा। दूसरा, ऊष्मीय चालकता उच्च होना, अतः शीघ्र ही ताप अंकित करना। तथा तीसरा, कांच पर नहीं चिपकना तथा अधिक वाष्पशील नहीं होना। उपयुक्त विशेषताओं के कारण पारा ताप को शुद्धता एवं शीघ्रता से अंकित कर पाता है। एल्युमिनियम बनाने के लिए कौन से मुख्य खनिज का प्रयोग होता है? बॉक्साइट का। एल्युमिनियम पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु है जो प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती है। इसका निष्कर्षण
मुख्यतः बॉक्साइट नामक अयस्क से किया जाता है, जो एल्युमिनियम के जलयोजित ऑक्साइड के रूप में पाया जाता है। एल्युमिनियम एक श्वेत चमकयुक्त आघातवर्धनीय तन्य ऊष्मा विद्युत की सुचालक धातु है। मुद्रणालय में प्रयुक्त टाइप धातु किसकी एलॉय होती है? सीसा और एंटीमनी की। मुद्रणालय यानी प्रिंटिंग प्रेस में प्रयुक्त मुद्राक्षर या टाइप धातु सीसा 60 से 86% होता है, एंटीमनी 11 से 30% होता है और टिन 3 से 20% की मिश्र धातु होती है। तांबे के बर्तनों को लंबे समय तक आर्द्र वायु में खुला रखने पर उन पर एक हल्का हरा पदार्थ जमा हो जाता है। यह हरा पदार्थ निम्नलिखित में से कौन सा होता है? कॉपर हाइड्रोक्साइड, कॉपर कार्बोनेट, ए और बी दोनों का मिश्रण होता है। जब तांबे के बर्तनों को लंबे समय तक आर्द्र वायु में खुला रखा जाता है तो उस पर एक हल्की हरी परत जम जाती है। यह हरा पदार्थ कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट CuCO3 का मिश्रण होता है। निम्नलिखित में सर्वाधिक कठोर तत्व कौन सा है? हीरा। हीरा सभी प्राकृतिक तत्वों में सर्वाधिक कठोर होता है, जबकि प्लेटिनम सबसे कठोर धातु है। प्रकृति में कार्बन के 3 अपरूप पाए जाते हैं: हीरा, ग्रेफाइट, बकीमिस्टर, फ्लोरीन। हीरा एक क्रिस्टलीय पदार्थ है जिसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु सहसंयोजक आबंधों के द्वारा 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है। हीरे का प्रयोग तेल के कुओं के वेधन में, चट्टानों को तोड़ने में और कांच को काटने में किया जाता है। इसके अतिरिक्त यह आभूषणों के निर्माण में भी प्रयोग किया जाता है। सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत में प्रयुक्त हो रहे हैं। इन लैंपों में किसका उपयोग होता है? सोडियम का। सामान्यतः प्रकाश के लिए 3 तरह के रंगों का प्रयोग किया जाता है। लैंप दिया है, उत्सर्जित प्रकाश का रंग दिया है। जो सोडियम लैंप है पीली एवं एक्वरडी प्रकाश के लिए है। मरकरी लैंप श्वेत नीलाभ प्रकाश के लिए है। प्रदीप्त लैंप जो है सूर्य के प्रकाश के समान मिश्रित प्रकाश। कौन कौन से 2 आधारभूत बल 2 न्यूट्रॉनों के बीच आकर्षण बल उपलब्ध करा सकते हैं? गुरुत्वीय और नाभिकीय। 2 न्यूट्रॉनों के बीच आकर्षण बल निम्न होते हैं: पहला गुरुत्वीय बल, दूसरा नाभिकीय बल। निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? बीटा किरण में। अल्फा किरण अल्फा कणों से बनी होती है जो धनावेशित हीलियम नाभिक होते हैं। बीटा किरण ऋणावेशित इलेक्ट्रॉनों से बनी होती है। गामा किरण अनावेशित होती है। गामा किरण विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं। किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है? संयोजक इलेक्ट्रॉन पर। किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति तत्वों के संयोजक इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करती है। किसी तत्व का संयोजक इलेक्ट्रॉन उस तत्व के वाय कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन होता है जो किसी अन्य तत्व के साथ आबंध बनाने में सहायक होता है। किस धातु से निर्मित मिश्र धातु को हवाई जहाज तथा रेल डिब्बों के पुर्जे बनाने में प्रयोग किया जाता है? एल्युमिनियम। एल्युमिनियम सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली अलौह धातु है। यह धातु तांबे और लोहे की तुलना में हल्की होती है, इसलिए इसका प्रयोग हवाई जहाज, रेल के डिब्बे के पुर्जे बनाने में किया जाता है। इसके अतिरिक्त एल्युमिनियम का प्रयोग तरल पदार्थों के डिब्बे, दरवाजे, खिड़कियां, तार, बर्तन, पेंट, फॉइल आदि के निर्माण में भी किया जाता है। लोहे की चादर को जंग से बचाने के लिए उस पर निम्नलिखित में से किस धातु की परत चढ़ाते हैं? जस्ता की। जस्ता एक जंगरोधी अभिकर्ता है, इसलिए लोहे को जंग से बचाने के लिए जस्ते का लेपन किया जाता है। इस प्रक्रिया को गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। जस्ताकृत लोहा जल, साबुन के विलयन, पेट्रोल और खनिज तेलों के प्रभाव को सहन करने में सक्षम होता है। जंग रहित लोहा या धब्बा रहित लोहा बनाने के लिए क्रोमियम
को मिश्रित किया जाता है, जिसमें एक मिश्र धातु स्टेनलेस स्टील का निर्माण होता है। पीतल निम्न में से किसका मिश्रण है? तांबा और जस्ता का मिश्रण है। पीतल तांबा और जस्ता का मिश्रित रूप है। इसमें तांबा और जस्ता का अनुपात गुण के आधार पर अलग अलग होता है। इसमें सामान्यतः 68 से 71% तक तांबा तथा शेष भाग जस्ता मिश्रित होता है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन उत्पन्न नहीं करती है? एक मिनट दोस्तों। कैडमियम दोस्तों। कौन सी धातु हथेली पर रखने पर पिघल जाती है? गैलियम। गैलियम प्रकृति में शुद्ध रूप से नहीं पाई जाती, परंतु इसके यौगिक बॉक्साइट और जस्ते के खनिजों में अल्प मात्रा में पाए जाते हैं। गैलियम का गलनांक 29.8 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि मानव शरीर का सामान्य ताप लगभग 37 डिग्री सेल्सियस यानी 98 डिग्री 6 फ़ारेनहाइट होता है। इसलिए यह धातु हथेली पर रखने पर पिघल जाती है। विद्युत तापी उपकरण के लिए तापी घटक बनाने के लिए जिस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है वह कौन सी है? नाइक्रोम है। इलेक्ट्रिक आयरन, रूम हीटर, वाटर हीटर जैसे विद्युत तापी उपकरणों में विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का प्रयोग किया जाता है। ये तापी उपकरण उच्च प्रतिरोधी तार की कुंडलियों से संचालित होते हैं, जो कि नाइक्रोम मिश्र धातु के बने होते हैं। तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है ब्रोमीन है। ब्रोमीन एकमात्र अधातु है जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। ब्रोमीन एक गहरे लाल रंग का तैलीय तरल है जिसमें तीक्ष्ण गंध होती है। इसका प्रयोग कृषि संबंधित रसायनों, रंजक पदार्थों, कीटाणुनाशक तथा औषधियों आदि के निर्माण में किया जाता है। धातुओं के पृष्ठ पर एक उपयुक्त तरंगदैर्घ्य का प्रकाश पड़ने पर इलेक्ट्रॉन के उत्क्षेपण की परिघटना को कहते हैं प्रकाश वैद्युत प्रभाव। प्रकाश वैद्युत प्रभाव की खोज आइंस्टीन ने की थी। जब कोई पदार्थ, धातु, अधातु, ठोस, द्रव, गैस किसी विद्युत चुंबकीय विकिरण, एक्स-रे, दृश्य प्रकाश आदि से ऊर्जा आवेशित करने के बाद इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करता है तो उसे प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। इस क्रिया में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन को प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहते हैं। कांसा निम्नलिखित में से किसकी मिश्र धातु है? तांबा और टीन की है। कांसा, तांबा, टीन। सी से कांसा, बी से तांबा, टी से टीन याद कर सकते हैं दोस्तों। इसकी तीन कांसा, तांबा, टीन की मिश्र धातु है जिसमें सामान्य तांबा जो है 88% तथा टीन 12%। कांसे का उपयोग बर्तन तथा मूर्तियों बनाने में किया जाता है। तांबा किसके द्वारा शुद्ध होता है? विद्युत अपघटन से। तांबा अपेक्षाकृत सक्रिय धातु है, इसलिए यह प्रकृति में मुक्त एवं संयुक्त दोनों अवस्था में पाया जाता है। तांबे का शोधन विद्युत अपघटन विधि द्वारा किया जाता है। विद्युत अपघटन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी रासायनिक यौगिक में विद्युत धारा प्रवाहित करके उसके रासायनिक बंधों को तोड़ा जाता है। इस प्रक्रिया के द्वारा अयस्कों को प्रसंस्कृत करके उनमें निहित रासायनिक तत्व को शुद्ध व अलग किया जाता है। किसी बिजली की इस्त्री को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? नाइक्रोम का। बिजली की इस्त्री में गर्म करने वाले तत्व हीटिंग एलिमेंट के रूप मुख्यतः हैं। नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है। नाइक्रोम में 80% निकेल एवं 20% क्रोमियम का मिश्रण रहता है। नाइक्रोम एक उच्च प्रतिरोधकता हाई रेजिस्टेंस वाला पदार्थ है जो पहली बार गर्म होने पर क्रोमियम ऑक्साइड की परत का निर्माण करता है। इसमें इस परत के नीचे स्थिर तार टूटने एवं जलने से बच जाता है। दहन किस प्रकार की अभिक्रिया है? रासायनिक अभिक्रिया है। दहन अथवा प्रज्वलन रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। दहन सामान्यतः तब होता है जब कोई वह दहनशील सामग्री
ऑक्सीकारक के साथ क्रिया करके ऑक्सीकृत पदार्थ का निर्माण करती है। इस प्रक्रिया में सामान्यतः हाइड्रोकार्बन एवं ऑक्सीजन के मध्य अभिक्रिया होती है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल का निर्माण होता है। पाश्चुरीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर दिया जाता है। पाश्चुरीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी खाद्य पदार्थ, सामान्यतः तरल पदार्थ को एक निश्चित तापमान पर निर्धारित समय तक गर्म करने के पश्चात तुरंत ठंडा कर लिया जाता है, जिससे उसमें उपस्थित सूक्ष्म जीवाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। इस विधि की खोज फ्रांसीसी जीव विज्ञानी लुई पास्चर ने वर्ष 1864 में की थी। इस विधि के अंतर्गत दूध को 145 फ़ारेनहाइट से 150 फ़ारेनहाइट तापमान पर 30 मिनट तक गर्म किया जाता है। उसके पश्चात उसे 55 फ़ारेनहाइट तक ठंडा कर लिया जाता है। इस प्रक्रिया से दूध में उपस्थित सूक्ष्म जीवाणु नष्ट अथवा निष्क्रिय हो जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? बी, सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन रासायनिक अभिक्रियाओं के परिणाम स्वरूप होते हैं, इसलिए उसमें शामिल यौगिक अथवा तत्वों के परमाणु स्वयं को पुनर्व्यवस्थित करके नए रासायनिक बंधों का निर्माण करते हैं। परिणाम स्वरूप भिन्न गुणों वाले नए पदार्थ का निर्माण होता है। रासायनिक परिवर्तन अस्थायी एवं अनुत्क्रमणीय होते हैं, अर्थात इसमें परिवर्तनकारी कारक को हटा देने पर उसमें भाग लेने वाले पदार्थ अपनी पूर्ववर्ती अवस्था में नहीं आ पाते हैं। जैसे सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना एक रासायनिक परिवर्तन है। पकी हुई सब्जियों को पुनः कच्ची सब्जियों के रूप में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपतन कहते हैं। कुछ ठोस पदार्थ ऐसे होते हैं जिन्हें गर्म करने पर वे द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना सीधे वाष्प में बदल जाते हैं और वाष्प को ठंडा करने पर पुनः सीधे ठोस अवस्था में आ जाते हैं। ऐसे पदार्थ को ऊर्ध्वपतन तथा इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। इस विधि के द्वारा कपूर, नेफ्थलीन, अमोनियम क्लोराइड आदि पदार्थ शुद्ध किए जाते हैं। भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है पानी में चीनी का घुलना। भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, जैसे पदार्थ की आकृति एवं माप, रंग, आयतन, घनत्व अथवा प्रकृति अवस्था, ठोस द्रव गैस में परिवर्तन आदि। भौतिक परिवर्तन अस्थायी तथा उत्क्रमणीय होते हैं। भौतिक परिवर्तन की प्रक्रिया में किसी नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता। जल का वाष्प में परिवर्तन तथा पानी में चीनी का घुलना भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि वाष्पन द्वारा क्रमशः जल तथा चीनी को पुनः प्राप्त किया जा सकता है। भौतिक परिवर्तन की प्रक्रिया में परिवर्तन करने वाले कारक को हटा देने पर उसमें भाग लेने वाला पदार्थ पुनः अपनी पूर्ववर्ती अवस्था में आ जाता है। धूप के चश्मे के लिए निम्न में से कौन सी कांच का प्रयोग किया जाता है? क्रूक्स कांच का किया जाता है प्रयोग। धूप के चश्मे में लेंस बनाने के लिए क्रूक्स कांच तथा क्राउन कांच का प्रयोग किया जाता है। क्रूक्स कांच में सीरियम ऑक्साइड CO2 नामक पदार्थ पाया जाता है, जो सूर्य के प्रकाश से तेजी से पराबैंगनी किरणों को आवेशित कर लेता है। उत्कृष्ट धातु को घोलने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? एक्वा रेजिया का। उत्कृष्ट धातु या राज धातुएँ वे धातुएँ हैं जिनका आर्द्र वायु, जल व ऑक्सीजन के संपर्क में रहने के बावजूद भी क्षरण एवं ऑक्सीकरण बहुत कम होता है। सोना, चांदी, प्लैटिनम, रेडियम, पैलेडियम आदि प्रमुख उत्कृष्ट धातुएं हैं। इन धातुओं को घोलने के लिए अम्लराज अथवा एक्वा रेजिया का प्रयोग किया जाता है, जो नाइट्रिक अम्ल HNO3 तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl का 1:3 के अनुपात में मिश्रण होता है। एक्वा रेजिया को शाही जल भी कहा जाता है। पायरेक्स कांच को अधिक मजबूत बनाने के लिए उत्तरदायी है बोरेक्स। बोरेक्स कांच एक विशेष प्रकार का कांच होता है जो सामान्य कांच की अपेक्षा अधिक मजबूत होता है। यह कांच ताप, रासायनिक अभिक्रियाओं तथा विद्युत के प्रति अधिक प्रतिरोधी। पायरेक्स कांच के निर्माण में बोरेक्स का प्रयोग किया जाता है। इसी कारण इसे सामान्यतः बोरोसिलिकेट कांच भी कहा जाता है।
निम्नलिखित में से कौन केवल कार्बन से बना हुआ है? ग्रेफीन। ग्रेफीन कार्बन का एक अपरूप है। इसमें जालीदार खटकोड़ी संरचना यानी मधुमक्खी के छत्ते के समान में जुड़े हुए कार्बन परमाणुओं की एकल परत पाई जाती है। ग्रेफीन कार्बन के अन्य अपरूपों हीरा, ग्रेफाइट, चारकोल, फुलेरिन्स आदि का आधारभूत तत्व है। निम्न में से किसे शुष्क बर्फ कहते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ या शुष्क हिम कहा जाता है। यह गर्म करने पर द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है। शुष्क बर्फ जमे हुए खाद्य पदार्थों को परिरक्षित करने के लिए शीतलक के रूप में प्रयोग की जाती है। इसके अतिरिक्त शुष्क बर्फ का प्रयोग कृत्रिम वर्षा में भी किया जाता है। इसका तापमान सामान्य बर्फ के तापमान से कम होता है। अधोलिखित में से कौन सा कार्बन का अपरूप नहीं है? ऑक्सीकार्बन्स। जब एक ही तत्व अनेक रूपों में पाया जाता है तो तत्व के इस गुण को अपरूपता तथा उस तत्व के विभिन्न रूपों को अपरूप कहते हैं। प्रकृति में कार्बन के मुख्यतः निम्नलिखित अपरूप पाए जाते हैं: हीरा, ग्रेफाइट, फुलेरीन अथवा बकनिस्टर, फुलेरीन, ग्रेफीन, कार्बन नैनोट्यूब्स, लॉन्सडेलाइट, क्यू कार्बन आदि। हीरा सर्वाधिक कठोर पदार्थ है जबकि ग्रेफाइट सबसे मुलायम पदार्थ है। ग्रेफाइट का प्रयोग पेंसिल का लेड बनाने में किया जाता है। फुलेरीन अमेरिकी आर्किटेक्ट्स बकमिस्टर फुलर द्वारा डिजाइन किए गए जियोडेसिक गुंबद जैसे प्रतीत होते हैं जिसमें कार्बन परमाणु फुटबॉल के रूप में व्यवस्थित होते हैं। सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? ब्यूटेन। ब्यूटेन एक अति ज्वलनशील रंगहीन गैस है जिसे सरलता से दबाव डालकर तरलीकृत किया जा सकता है। ब्यूटेन का वाष्प दबाव अपेक्षाकृत कम होता है, इसलिए इसे प्लास्टिक के छोटे दबाव पात्रों में रखना सरल होता है। उपयुक्त कारणों से ही इसका उपयोग सिगरेट लाइटरों में किया जाता है। हाइड्रोकार्बन के अणुभारों के बढ़ते अनुक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? मेथेन, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। हाइड्रोकार्बन के अणुभारों का बढ़ता अनुक्रम मेथेन CH4, एथेन C2H6, प्रोपेन C3H8 तथा ब्यूटेन C4H10। हाइड्रोकार्बन कार्बनिक यौगिक होते हैं जो केवल हाइड्रोजन H और कार्बन C से प्रदर्शित करते हैं परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के प्रमुख घटक होते हैं। ये ईंधन व स्नेहक के रूप में तथा प्लास्टिक रेसे, रबर, विस्फोटक तथा औद्योगिक रसायनों के निर्माण में कच्चे माल के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। जब किसी बंद कमरे में कोयला जलाया जाता है तो कौन सी गैस घुटन और मृत्यु का कारण बनती है? एक मिनट दोस्तों, कार्बन मोनोऑक्साइड। दोस्तों आगे देखते हैं। कार्बनिक यौगिकों से संबंधित गलत कथन का चयन कीजिए। वे सहज और ज्वलनशील नहीं हैं, ये गलत है। कार्बनिक यौगिकों का गलनांक तथा क्वथनांक निम्न होता है। ये सामान्यतः जल में अघुलनशील होते हैं। कार्बनिक यौगिकों में मुख्यतः कार्बन और हाइड्रोजन उपस्थित होते हैं। इनमें कार्बन तथा ऑक्सीजन अथवा अन्य तत्व भी हो सकते हैं। कार्बनिक यौगिक सहजता से ज्वलनशील होते हैं। वे वायु में जलकर अधिक मात्रा में ऊष्मीय ऊर्जा निर्मुक्त करते हैं, इसलिए कार्बनिक यौगिकों को ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। सभी जैव यौगिकों का अनिवार्य मूल तत्व कार्बन है। सामान्यतः वह प्रत्येक रासायनिक यौगिक कार्बनिक अथवा जयौगिक कहलाता है जिसमें कार्बन पाया जाता है। कार्बन परमाणु के आपस में जुड़कर श्रृंखला बनाने की प्रवृत्ति के कारण प्रकृति में लाखों कार्बनिक
यौगिक पाए जाते हैं। विश्व के सभी जैव पदार्थ कार्बनिक यौगिक से निर्मित होते हैं। कार्बन के अतिरिक्त अधिकांश कार्बनिक यौगिकों में हाइड्रोजन भी उपस्थित होता है, इसलिए अधिकांश कार्बनिक यौगिक हाइड्रोकार्बन्स या उनके व्युत्पन्न होते हैं, जैसे मीथेन CH4, एथेन C2H6, यूरिया CONH2 का होल ट्वाइस। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक नहीं है? नायलॉन। बहुलक उच्च अणुभार वाले बड़े अणु होते हैं जो सरल अणुओं से परस्पर सहयोग से बनते हैं। सरल अणुओं के संयोजन की वह प्रक्रिया बहुलीकरण कहलाती है। ऊन, रेशम, चमड़ा, प्राकृतिक रबड़, सेल्यूलोज आदि प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले बहुलक हैं। इसके अतिरिक्त कृत्रिम अथवा संश्लेषित बहुलकों का भी निर्माण किया जाता है, जैसे प्लास्टिक, पॉलीथीन, टेफ्लॉन, नायलॉन, बेकेलाइट, PVC कृत्रिम रबड़ है। बहुलक जो विशेषतः बर्तनों पर न चिपकने वाली सतह के रूप में प्रयुक्त होता है, टेफ्लॉन। पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन को सामान्यतः टेफ्लॉन नाम से जाना जाता है, जो एक संश्लेषित बहुलक है। यह अत्यंत कठोर, चिकना एवं गैर प्रतिक्रियाशील पदार्थ है, जिस पर ऊष्मा, अम्ल तथा क्षार आदि का प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए इसके विभिन्न उपयोग किए जाते हैं। न चिपकने वाले बर्तन बनाने में, अत्यधिक अभिक्रियाशील तथा क्षारक रसायनों के कंटेनर बनाने में, स्नेहक के रूप में। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जल की अस्थायी कठोरता का मुख्य कारण है? कैल्शियम सल्फेट। जल की कठोरता उसमें घुले हुए मैग्नीशियम एवं कैल्शियम के आयनों के कारण होती है। जल की अस्थायी कठोरता इसमें घुले कैल्शियम सल्फेट CaSO4 के कारण होती है, जो जल को उबालने पर भी समाप्त नहीं होती। जल की अस्थायी कठोरता इसमें घुले हुए कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के कारण होती है, जो जल को उबालने पर समाप्त हो जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक लवण सागरों में सर्वाधिक पाया जाता है? सोडियम क्लोराइड। समुद्री जल 96.5% लवणों, साल्ट 2.5% तथा अन्य अनेक पदार्थों का जटिल मिश्रण होता है। 1 लीटर समुद्री जल में लगभग 35 ग्राम लवण पाए जाते हैं, जिसमें सर्वाधिक मात्रा सोडियम क्लोराइड की होती है। सोडियम क्लोराइड का प्रयोग खाने वाले नमक के रूप में किया जाता है, जिसका वृहद स्तर पर उत्पादन समुद्री जल के वाष्पीकरण के द्वारा किया जाता है। एक अज्ञात गैस जल में शीघ्रता से घुल जाती है। गैस युक्त जलीय घोल में लाल लिटमस नीला हो जाता है। यह गैस हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ सफ़ेद धूम्र भी उत्पन्न करती है। यह अज्ञात गैस है अमोनिया। NH3 एक तीक्ष्ण गंध वाली रंगहीन गैस है। अमोनिया के जलीय घोल को लीकर अमोनिया कहा जाता है, जो क्षारीय प्रकृति का होता है, इसलिए लाल लिटमस नीला हो जाता है। अमोनिया हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करके सफ़ेद धूम्र के रूप में अमोनियम क्लोराइड NH4Cl गैस उत्पन्न करती है, जो ठंडी होने पर अमोनियम क्लोराइड के क्रिस्टलों यानी ठोस रवेदार संरचना में बदल जाती है। जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर अम्लीय प्रकृति का है। सोडा वाटर को कार्बोनेट वाटर, स्पार्कलिंग वाटर, फिजी वाटर और बबली वाटर आदि अनेक नामों से जाना जाता है। यह जल से उच्च दबाव में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करके बनाया जाता है। सोडा वाटर का pH मान सामान्यतः 3 से 4 के मध्य होता है, इसलिए यह अम्लीय प्रकृति का होता है। स्वर्णकारों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला एक्वारोजिया निम्नलिखित को मिलाकर बनाया जाता है: नाइट्रिक अम्ल तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अम्लराज अथवा एक्वारोजिया नाइट्रिक अम्ल HNO3 और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl का उपयोग 1:3 के अनुपात के मिश्रण में है। यह एक पीले नारंगी रंग का द्रव्य है, जिसमें से धुआं निकलता रहता है। स्वर्णकारों द्वारा आभूषण निर्माण की प्रक्रिया में एक्वारोजिया का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह सोना, चांदी, प्लेटिनम जैसी नोबल धातुओं को भी गलाने की क्षमता रखता है।
किस गैस के कारण पावरोटी या केक फूलकर मुलायम और स्पंजी हो जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। पावरोटी या केक व अन्य ऐसे खाद्य पदार्थों को तैयार करने की प्रक्रिया में उनमें बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, टर्टरिक अम्ल, कॉर्न स्टार्च का मिश्रण मिलाया जाता है। जब बेकिंग पाउडर को गर्म किया जाता है या जल में मिलाया जाता है तो बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 एवं टर्टरिक अम्ल की अभिक्रिया से कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है, जिसके परिणाम स्वरूप पावरोटी या केक फूलकर मुलायम और स्पंजी हो जाते हैं। एक विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। विलयन का pH मान उपयुक्त में से कोई नहीं। लिटमस मूल रूप से बैंगनी रंग का एक रंजक है जो प्राकृतिक रूप से लाइकेन नामक वनस्पति से प्राप्त किया जाता है। यह प्रयोगशाला में अम्लों तथा क्षारकों के परीक्षण के लिए लाल तथा नीले लिटमस विलयन अथवा लिटमस पत्र के रूप में प्रयोग किया जाता है। लिटमस पत्र 4.5 से कम pH मान पर तथा 8.3 से अधिक pH मान पर रंग परिवर्तन करता है। अम्लीय विलयन लिटमस को लाल रंग में परिवर्तित कर देता है, अर्थात यह 4.5 से कम pH मान प्रदर्शित करता है। इसके विपरीत क्षारीय विलयन लाल लिटमस को नीले रंग में परिवर्तित कर देता है, अर्थात यह 8 से अधिक pH मान प्रदर्शित करता है। किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं पाई जाती है दोस्तों? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में। pH मान क्या दर्शाता है? किसी घोल के अम्लीय या क्षारीय होने का मूल्यांक। pH एक पैमाना है जिसे किसी विलयन या पदार्थ की अम्लीयता या तथा क्षारीयता का स्तर दर्शाया जाता है। pH पैमाने पर मूल्यों का मान जो है 0 से 14 के मध्य होता है। ऐसे विलयन जिनका pH मान 7 से कम है वे अम्लीय होते हैं तथा जिनका pH मान 7 से अधिक है वे क्षारीय होते हैं। उदासीन विलयन जो होते हैं pH मान 7 होता है उनका। शुद्ध जल जो है उदासीन है क्योंकि उसका pH मान 7 है। निम्नलिखित तत्वों के समूह में से कौन सा एक पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए मूलतः उत्तरदायी था? कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। जीव विज्ञानी जीवन के लिए जिन 6 पदार्थों को आवश्यक मानते हैं वे हैं कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फास्फोरस है, सल्फर है। जीवन से जुड़े सभी आधारभूत रसायन प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, हार्मोन इत्यादि इन्हीं मूल तत्वों से बने होते हैं। भोपाल गैस त्रासदी निम्नलिखित में से किसके रिसाव के कारण हुई थी? मिथाइल आइसोसाइनेट। भोपाल में स्थित यूनियन कार्बाइड इंडियन लिमिटेड के कीटनाशक संयंत्र में मिथाइल आइसोसाइनेट CH3NCO गैस के रिसाव से 2 से 3 दिसंबर 1984 के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। यह अत्यंत जहरीली गैस है जो कार्बामेट कीटनाशकों के उत्पादन की प्रक्रिया में निर्मित होती है। पेट्रोल की गुणवत्ता किससे अभिव्यक्त की जाती है? ऑक्टेन संख्या से। ऑक्टेन संख्या तथा सीटेन संख्या दोनों का प्रयोग ईंधनों की गुणवत्ता व्यक्त करने के लिए किया जाता है। ऑक्टेन संख्या के माध्यम से स्पार्क प्रज्वलन आंतरिक दहन इंजनों में प्रयोग किए जाने वाले ईंधनों पेट्रोल विमानन ईंधन की प्रज्वलन प्रतिरोधकता प्रदर्शित की जाती है। ऑक्टेन पैमाना 0 से 100 के मध्य होता है, जिनमें एन हेप्टेन की ऑक्टेन संख्या सबसे कम 0 तथा आइसो ऑक्टेन की संख्या सर्वाधिक 100 होती है। सीटेन संख्या के माध्यम से दबाव प्रज्वलन इंजनों के प्रयोग के लिए किए जाने वाले ईंधनों डीजल आदि की दहन गुणवत्ता तथा ईंधन की प्रज्वलन में होने वाले विलंब को दर्शाया जाता है। खाना बनाने के लिए घरों में प्रयोग की जाने वाली गैस एक मिश्रण है ब्यूटेन और प्रोपेन का।
घरों में खाना बनाने के लिए द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी का प्रयोग किया जाता है। यह एथेन C2H6, प्रोपेन C3H8 तथा ब्यूटेन C4H10 का मिश्रण है। एलपीजी एक ऊष्मीयमान क्लोरोफिक वैल्यू अत्यंत उच्च होता है जो धुआं रहित ज्वाला के साथ जलती है, इसलिए एक अच्छा ईंधन है। एलपीजी एक गंधहीन गैस है जो वातावरण में मुक्त होने पर विस्फोट कर सकती है, इसलिए गैस के सिलेंडर में रिसाव का पता लगाने के लिए एक तीक्ष्ण गंध वाला पदार्थ इथाइल मरकेप्टन भी बोलते हैं, मिलाया जाता है। भारी मोटर वाहनों के लिए ईंधन के रूप में डीजल तेल अधिक प्रयोग किया जाता है क्योंकि उसमें अधिक क्षमता होती है और उससे ईंधन की बचत होती है। भारी वाहनों में ईंधन के रूप में डीजल का प्रयोग किए जाने के निम्नलिखित कारण हैं। डीजल में कम गति से दहन का गुण होता है, इसलिए यह कम गति में भी उच्च टार्क उत्पन्न करता है जो भारी वाहनों के इंजन के लिए प्रमुख आवश्यकता होती है। टार्क उस बल की माप है जो किसी वस्तु को उसके अक्ष के चारों ओर घूमने में प्रयुक्त होता है। भारी वाहनों के इंजनों डीजल इंजन का दबाव अनुपात पेट्रोल इंजनों की अपेक्षा अधिक होता है, इसलिए ईंधन की बचत होती है। बायोगैस में मुख्यतः होती है कार्बन डाइऑक्साइड व मीथेन होती है। बायोगैस एक जैव ईंधन है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जैविक अपशिष्ट अर्थात गोबर, फसलों का अपशिष्ट भाग, फलों एवं सब्जियों के छिलके, मल आदि के अपघटन से उत्पन्न होती है। बायोगैस विभिन्न गैसों का मिश्रण है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन की सर्वाधिक मात्रा होती है। निम्न में से कौन सा प्राकृतिक ईंधन है? पेट्रोलियम। पेट्रोलियम पदार्थ प्राकृतिक ईंधन के अंतर्गत आते हैं। ये पृथ्वी के आंतरिक भाग में दबे जीवाश्मों से निर्मित होते हैं। कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में उपयोग किया जाता है? पॉलीएमाइड। बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में पॉलीएमाइड, पॉलीपैराफेनिलीन टेरेप्थेलेमाइड नामक बहुलक का प्रयोग होता है। यह एक सिंथेटिक फाइबर है। इसका सामान्य नाम केवलार बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने के लिए पॉलीकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। किसका उपयोग पॉलीथीन के संश्लेषण में किया जाता है? एथिलीन। पॉलीथीन एथिलीन के बहुलीकरण द्वारा बनाई जाती है। पॉलीथीन विद्युत का सुचालक, नम्य एवं जल प्रतिरोधी होती है। इसका उपयोग पैकिंग सामग्री, ट्यूब, शीशियाँ, तारों के आवरण आदि के निर्माण में किया जाता है। एक प्राकृतिक बहुलक है सेल्यूलोज। सेल्यूलोज लकड़ी, रेशम, त्वचा, रबड़ आदि प्राकृतिक बहुलक है, जबकि बैकेलाइट, पीवीसी एवं नायलॉन कृत्रिम बहुलक हैं। पीवीसी किसके बहुलीकरण द्वारा प्राप्त किया जाता है? विनाइल क्लोराइड। पीवीसी एक कृत्रिम बहुलक है जो विनाइल क्लोराइड C2H3Cl के बहुलीकरण के द्वारा प्राप्त किया जाता है। यह विद्युत का कुचालक, जल प्रतिरोधी एवं अत्यंत शक्तिशाली बहुलक है। इसका प्रयोग पाइप, विद्युत केबल, जलरोधी वस्तुएं, खिलौने आदि के निर्माण में किया जाता है। बुलेट प्रूफ कांच बनाने के लिए कौन सा बहुलक प्रयोग तो होता है? पॉलीकार्बोनेट्स। पॉलीकार्बोनेट थर्मोप्लास्टिक्स पॉलीमर एक समूह है। यह एक कठोर और पारदर्शी प्लास्टिक है जो बिस्फेनॉल ए तथा फॉस्जीन की अभिक्रिया से प्राप्त किया जाता है। बुलेट प्रूफ कांच के निर्माण में पॉलीकार्बोनेट, थर्मोप्लास्टिक या लैमिनेटेड कांच की परतों का उपयोग किया जाता है। किन गैसों का मिश्रण खदानों में होने वाले विस्फोटों का प्रमुख कारण है? मीथेन एवं वायु। खदानों में सामान्यतः कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन आदि गैसें पाई जाती हैं, जिनमें मीथेन सर्वप्रमुख है। जब मीथेन एक निश्चित मात्रा में 5 से 15% वायु के साथ मिश्रित हो जाती है तो यह तीव्र विस्फोट करती है, जिसे जल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा अत्यधिक ऊष्मा मुक्त होती है। निम्नांकित कथनों में कौन सा सत्य है? RDX जो है एक विस्फोटक है। अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर पानी 100 सेंटीग्रेड से कम तापमान पर ही क्यों उबलने लगता है? क्योंकि वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है,
अतः जल का क्वथनांक नीचे आ जाता है। अधिक ऊंचाई पर जाने पर वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है, इसलिए जल के उबलने के लिए कम ऊर्जा अर्थात कम तापमान की आवश्यकता होती है। इस प्रकार जल का क्वथनांक कम हो जाने से वह जल 100 अंश सेल्सियस से कम ताप पर उबलने लगता है। इसके विपरीत अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर खाना पकने में अधिक समय लगता है, क्योंकि खाने को एक निश्चित ताप तथा एक निश्चित समय तक गर्म करना पड़ता है, इसलिए खाना पकने के लिए उसे अधिक देर तक गर्म करना पड़ता है। डीएपी में कितने प्रतिशत फास्फोरस तथा नाइट्रोजन पाई जाती है? 18% नाइट्रोजन होता है, 46% फास्फोरस होता है। डाई अमोनियम फास्फेट या डीएपी विश्व में सर्वाधिक प्रयोग किया जाने वाला फास्फोरस उर्वरक है। इसके रासायनिक संगठन में 46 से 53% फास्फोरस तथा 18 से 21% नाइट्रोजन उपस्थित होते हैं। डीएपी के प्रयोग से अस्थायी रूप से मृदा के पीएच मान में वृद्धि होती है, अर्थात यह मृदा की अम्लीयता में कमी करता है, परंतु लंबे समय तक इसका प्रयोग करने से अमोनिया का नाइट्रोजनीकरण होता है। मृदा पहले की अपेक्षाकृत अधिक अम्लीय हो जाती है। कौन सा एक मिश्रित उर्वरक है? अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट एक अकार्बनिक लवण है जो अमोनिया एवं सल्फेट के मिश्रण से प्राप्त किया जाता है। इसका सर्वप्रमुख उपयोग क्षारीय मृदाओं में उर्वरक के रूप में किया जाता है। कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयोग होता है? वनस्पति तेल। जब वनस्पति तेलों अथवा जंतु वसाओं को कॉस्टिक सोडा अथवा कॉस्टिक पोटाश के साथ गर्म किया जाता है तो ग्लिसरीन के साथ उच्च वसीय अम्लों के सोडियम पोटेशियम लवण प्राप्त होते हैं। लवण साबुन कहलाते हैं और उपयुक्त प्रक्रिया साबुनीकरण कहलाती है। कौन सा उर्वरक मृदा में सर्वाधिक अम्ल छोड़ता है? अमोनियम सल्फेट। मृदा में अम्लीयता एवं क्षारीयता की माप मृदा के पीएच मान द्वारा की जाती है। मृदा का पीएच मूल्य जितना कम होगा, मृदा उतनी ही अम्लीय होगी। उर्वरकों में अमोनियम सल्फेट मृदा में सर्वाधिक अम्ल छोड़ता है। अमोनियम सल्फेट का 1 मोल लगभग 132 ग्राम, 4 मोल लगभग 4 ग्राम हाइड्रोजन आयन का उत्पादन करता है। तत्व जो उर्वरक में नहीं पाया जाता वह है हाइड्रोजन। उर्वरक ऐसे रसायन होते हैं जो पेड़ पौधे की वृद्धि में सहायक होते हैं। उर्वरक में मुख्यतः 2 प्रकार के पोषक तत्व उपस्थित होते हैं, स्थूल पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व। स्थूल पोषक तत्व में नत्रजन या नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, ये सब स्थूल पोषक तत्व के हैं। अब सूक्ष्म पोषक तत्व हैं में बोरान, क्लोरीन, कॉपर, आयरन, मैग्नीज, मॉल्डिबेनम, जिंक, सेलेनियम। किसका उपयोग यूरिया उर्वरक के उत्पादन में किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। यूरिया एक कार्बनिक यौगिक है जिसे कार्बामाइड भी कहा जाता है। इसमें 46.7% नाइट्रोजन एमाइड के रूप में उपस्थित होती है। यह एक रंगहीन गंधहीन ठोस पदार्थ है जो जल में अति विलेय है। बड़े पैमाने पर यूरिया का उत्पादन द्रव अमोनिया तथा द्रव कार्बन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया से होता है। यूरिया एक नाइट्रोजनी उर्वरक है जिसका उपयोग फसलों को नाइट्रोजन आपूर्ति के लिए किया जाता है। यूरिया का वह प्रथम कार्बनिक यौगिक जिसका निर्माण प्रयोगशाला वर्ष 1828 में एक अकार्बनिक यौगिक अमोनियम साइनेट से किया गया था। गाड़ियों को चलाने के लिए हाइड्रोजन गैस सुविधाजनक रूप से ईंधन के रूप में प्रयोग में लाई जा सकती है यदि वह कम ताप पर किसी पदार्थ द्वारा अवशोषित कर ली जाए ताकि यह निर्वातक द्वारा उत्पन्न तापमान पर मुक्त हो सके। वह अवशोषक पदार्थ कौन सा है? हाइड्राइड है। हाइड्रोजन गैस बहुत कम तापमान और पैलेडियम हाइड्राइड द्वारा अवशोषित कर ली जाती है ताकि वह निर्वातक द्वारा उत्पन्न तापमान पर मुक्त हो सके। विमानन ईंधन में ग्लाइकॉल मिलाने के क्या कारण है? पेट्रोल के हिमकरण को रोकता है। विमानन ईंधन पेट्रोलियम आधारित एक विशेष ईंधन है जो वायुयानों में प्रयोग किया जाता है। उड़ान भरने के पश्चात ऊपरी वायुमंडल में वायु के तापमान में कमी आ जाती है और सामान्य स्थिति में ईंधन में घुले हुए जल के अलग अलग होकर जमने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए ईंधन को जमने से रोकने के वाले प्रतिरोधक
के रूप में ग्लाइकॉल मिलाया जाता है। यह जल के हिमांक को -43 अंश सेल्सियस तक कम कर देता है। पेट्रोल द्वारा लगी आग को बुझाने में जल अप्रभावशील रहता है, क्योंकि पानी और पेट्रोल चूंकि एक दूसरे के अघुलनशील हैं तथा पेट्रोल पानी के ऊपर जलने हेतु लगातार परत बनाता रहेगा। पानी पेट्रोल से लगी आग को बुझाने में असमर्थ रहता है, क्योंकि पानी और पेट्रोल एक दूसरे के साथ अघुलनशील है और पेट्रोल पानी के ऊपर परत बनाकर जलता रहता है। सीमेंट के रासायनिक घटक हैं चूना पत्थर, चिकनी मिट्टी और जिप्सम। सीमेंट एक जोड़ने वाला पदार्थ है जो भवन निर्माण में प्रयुक्त होने वाले पदार्थ ईंट पत्थर को जोड़ने में प्रयोग किया जाता है। सीमेंट बारीक पिसे हुए चूड़ के रूप में होती है जो जल के साथ मिलाने पर अत्यंत कठोर हो जाती है। विश्व भर में सर्वाधिक प्रयोग की जाने वाली सीमेंट पोर्टलैंड सीमेंट है, जिसके निर्माण में निम्नलिखित पदार्थों का प्रयोग किया जाता है: चूना पत्थर अर्थात कैल्शियम कार्बोनेट, चिकनी मिट्टी, सिलिका, जिप्सम, एल्यूमिना तथा आयरन ऑक्साइड। पानी की उपस्थिति में सीमेंट के जमने की अभिक्रिया एक जलयोजित अभिक्रिया कहलाती है। सीमेंट का जमना एक जलयोजन अभिक्रिया है। सीमेंट में जल मिलाने पर कुछ समय के बाद सीमेंट में उपस्थित लगभग सभी यौगिक जल के अणुओं के साथ रासायनिक बंधों के द्वारा हाइड्रेट्स का निर्माण करते हैं। यह प्रक्रिया जलयोजन कहलाती है। इस प्रक्रिया के दौरान सीमेंट के सूक्ष्म कणों से बड़े रवेदार कणों का निर्माण होता है जो आपस में जुड़कर सीमेंट को कठोरता प्रदान करते हैं और सीमेंट जम जाता है। निम्न में से कौन सा मिश्रण TNT के विस्फोट का कारण है? अमोनियम नाइट्रेट। टॉलुइन को सांद्र नाइट्रिक अम्ल HNO3 तथा सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 के साथ लंबे समय तक गर्म करने पर TNT का निर्माण होता है। सामरिक एवं औद्योगिक उद्देश्यों के साथ साथ TNT का प्रयोग खदानों के विस्फोटक के लिए किया जाता है। यह अन्य विस्फोटकों जैसे नाइट्रोग्लिसरीन से अपेक्षाकृत अधिक सुरक्षित है। निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीमर नहीं है? कैप्रोलैक्टम। कैप्रोलैक्टम एक कार्बनिक यौगिक है जिसका प्रयोग नायलॉन 6 तथा रेजिन आदि संश्लेषित रेशों के निर्माण में कच्चे माल के रूप में किया जाता है। गन पाउडर किसका मिश्रण है? नाइट्रेट, सल्फर और चारकोल का। गन पाउडर को ब्लैक पाउडर भी कहा जाता है। यह सर्वाधिक प्राचीन रासायनिक विस्फोट है। गन पाउडर सल्फर, चारकोल और पोटेशियम नाइट्रेट का मिश्रण होता है, जिसमें सल्फर और चारकोल ईंधन के रूप में तथा पोटेशियम नाइट्रेट ऑक्सीकारक के रूप में कार्य करता है। गन पाउडर का प्रयोग बंदूक एवं तोपों के तथा खदानों में विस्फोट के लिए तथा पटाखा उद्योग में किया जाता है। शक्कर के गिडोन से क्या बनता है? इथाइल एल्कोहल। शक्कर अथवा शर्करा के किण्वन से इथाइल एल्कोहल बनता है। यह एक प्रमुख औद्योगिक रसायन है जो विलायक के रूप में अन्य कार्बनिक पदार्थों के संश्लेषण में तथा गैसोहॉल, पेट्रोल एवं एथिल एल्कोहल के मिश्रण के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। शीरा किसके उत्पादन के लिए अति उत्तम कच्चा माल है? अल्कोहल। एथिल अल्कोहल में कौन सा पदार्थ मिलाकर इसे पीने के अयोग्य बनाया जाता है? मेथेनॉल एवं पिरिडीन। एथिल अल्कोहल में मेथेनॉल व पिरिडीन मिला देने से यह जहर बन जाता है और इसको पीने से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। निम्नलिखित में से किसको वुड स्प्रिट भी कहा जाता है? मेथिल अल्कोहल को। मेथेनॉल एक हल्का रंगहीन तथा ज्वलनशील पदार्थ है जो सामान्य ताप पर तरल अवस्था में पाया जाता है। इसमें किसी भी अन्य तरल ईंधन की अपेक्षा अधिक हाइड्रोजन एवं कम कार्बन पाया जाता है। मेथेनॉल को वुड स्प्रिट अथवा वुड अल्कोहल भी कहा जाता है क्योंकि इसे लकड़ी के आसवन की प्रक्रिया में उप उत्पाद बाई प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन फल पकाने के लिए उपयोग में लाया जाता है?
कैल्शियम कार्बाइड। प्रथम विश्व युद्ध में किसका प्रयोग रासायनिक आयुध के रूप में किया गया था? मस्टर्ड गैस का। मस्टर्ड गैस एक जहरीली गैस है जिसका प्रयोग प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 ईस्वी में रासायनिक आयुध के रूप में किया गया था। इसका रासायनिक नाम डाइक्लोरोएथिल सल्फाइड है। किसके निर्माण में फिनॉल का प्रयोग किया जाता है? बेकेलाइट। बेंजीन केंद्रक का एक से अधिक हाइड्रोजन जब हाइड्रोक्लोरिक समूह हाइड्रॉक्सिल समूह में विस्थापित होता है तो उससे जो उत्पाद प्राप्त होता है उसे फिनॉल कहते हैं। यह एक कार्बोलिक अम्ल। वर्ष 1907 में लियो बैकलैंड ने फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया के फलस्वरूप बेकेलाइट का निर्माण किया था। छपाई में प्रयोग की जाने वाली स्याही किसके अपघटन से प्राप्त होती है? मीथेन के। मीथेन एक रंगहीन, स्वादहीन तथा गंधहीन गैस है। इसके अतिरिक्त यह कार्बनिक पदार्थ के विघटन से भी उत्पन्न होती है एवं कोयले से निकलने वाली गैसों में विद्यमान रहती है। मीथेन गैस काले रंग, मोटर टायर, छापे खाने की स्याही, पेंट, कार्बन की छड़ें बनाने में प्रयुक्त होती है। धान के खेत, कोयले के खदानों एवं घरेलू पशु आदि वातावरण में मीथेन उत्सर्जन के कृत्रिम स्रोत हैं, जबकि आर्द्र भूमि तथा समुद्र मीथेन उत्सर्जन के प्राकृतिक स्रोत हैं। निम्नलिखित में कौन सा विस्फोटक नहीं है? क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का प्रयोग शल्य चिकित्सा के पूर्व रोगी को बेहोश करने के लिए निश्चेतक एनेस्थीसिया के रूप में किया जाता है। निम्नलिखित विस्फोटकों में से किसमें नाइट्रोग्लिसरीन एक आवश्यक संघटक के रूप में नहीं पाया जाता? एमाटोल में। नाइट्रोग्लिसरीन एक भारी रंगहीन तैलीय विस्फोटक तरल पदार्थ है। सामान्यतः यह एक श्वेत धूम्रयुक्त नाइट्रिक अम्ल है। कार्बाइड, ब्लास्टिंग, जिलेटिन एवं डायनामाइट में नाइट्रोग्लिसरीन एक आवश्यक संघटक है। एमाटोल एक अत्यधिक विस्फोटक तत्व है जो ट्राई नाइट्रोटॉलुइन TNT तथा अमोनियम नाइट्रेट के मिश्रण से निर्मित होता है। इसमें नाइट्रोग्लिसरीन नहीं पाया जाता। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन फल पकाने में सहायता करता है? इथेनॉल। हैलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? फ्लोरीन है। इन हैलोजनों में फ्लोरीन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। हैलोजन समूह में 6 तत्व शामिल हैं: फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन तथा कृत्रिम रूप से निर्मित तत्व टेनेसीन। सामान्य ताप पर फ्लोरीन एवं क्लोरीन गैसीय अवस्था में, आयोडीन तथा एस्टेटीन ठोस अवस्था में तथा ब्रोमीन द्रव अवस्था में पाया जाता है। ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर भरा जाने वाला गैसीय मिश्रण है: नियॉन और पारे की वाष्प। ट्यूबलाइट कांच की एक लंबी ट्यूब होती है जिसका प्रयोग प्रकाश उत्सर्जन के लिए किया जाता है। ट्यूब के अंदर आर्गन, जिनॉन, नियॉन, क्रिप्टॉन आदि अक्रिय गैस को पारे की वाष्प के साथ भर दिया जाता है। ट्यूब की भीतरी सतह पर फॉस्फर पाउडर का लेप चढ़ाया जाता है क्योंकि यह पराबैंगनी प्रकाश को दृश्य प्रकाश में परिवर्तित कर देता है, जिसमें ट्यूबलाइट आंखों के लिए सुरक्षित और अधिक मात्रा में प्रकाश प्रदान करती है। निम्नलिखित में से किस एक को स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं? जिनॉन को। हवा में भरी जिनॉन गैस को स्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है। जिनॉन रंगहीन, स्वादहीन एक अक्रिय गैस है। इसे वर्ष 1898 में विलियम रामसे, जो कि स्कॉटलैंड के थे, तथा मॉरिस ट्रेवेरस, जो इंग्लैंड के थे, द्वारा खोजा गया था। विलियम्स रामसे ने 4 नोबेल गैसों की खोज की थी। इसमें हीलियम, क्रिप्टॉन, रेडॉन, जिनॉन। और जिनॉन का प्रयोग जिनॉन फ्लैश लैंप प्रकाश उत्सर्जक संयंत्र में फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाले फ्लैश में लेजर तथा निश्चेतक के रूप में किया जाता है। वायुयान के टायरों में भरने में निम्न गैस का प्रयोग किया जाता है: नाइट्रोजन। उड़ान भरते समय तथा
उतरते समय वायुयान के टायरों का दबाव एवं तापमान बहुत उच्च होता है, जिससे टायरों में विस्फोट होने की संभावना प्रबल हो जाती है। नाइट्रोजन एक कम क्रियाशील गैस है जो ज्वलनशील होती है तथा टायर में प्रयुक्त होने वाली रबड़ के अनुकूल होती है, इसलिए वायुयान के टायरों में नाइट्रोजन का प्रयोग अधिक सुरक्षित होता है। गोताखोरों द्वारा सांस लेने के लिए उपयोग की जाने वाली गैसें हैं ऑक्सीजन तथा हीलियम। गोताखोरों के द्वारा समुद्र के अंदर सांस लेने के लिए विभिन्न प्रकार की गैसों का मिश्रण प्रयोग किया जाता है। ऑक्सीजन तथा हीलियम के मिश्रण का दबाव सामान्य वायु के दबाव से कम होता है, इसलिए तकनीकी गोताखोरों के द्वारा लंबी दूरी एवं अधिक गहरे समुद्र में गोताखोरी के दौरान इसका प्रयोग किया जाता है। नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन के मिश्रण को एनरिच्ड एयर भी कहते हैं, क्योंकि इसमें शुद्ध नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन का मिश्रण होता है, जिसमें ऑक्सीजन की सामान्य से अधिक मात्रा 22 से 40% होती है। इसका प्रयोग उन गोताखोरों द्वारा किया जाता है जो मनोरंजन के लिए उथले समुद्र में गोताखोरी करते हैं। कौन सी गैस नोबेल गैस कहलाती है? हीलियम। आवर्त सारणी के समूह 18 में रखे गए 7 रासायनिक तत्वों को नोबेल गैस अथवा आखिरी गैस भी कहा जाता है। इस वर्ग में शामिल गैस निम्नलिखित हैं: हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन तथा ऑगनेसॉन। नोबेल गैस रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन तथा अज्वलनशील होती हैं। निम्नलिखित में कौन सी गैस पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए प्रयोग की जाती है? क्लोरीन। पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए इसमें निस्संक्रमक के रूप में क्लोरीन गैस Cl2 मिलाई जाती है। क्लोरीन पानी में जाए जाने वाले सूक्ष्म जीवों, कीटाणुओं एवं विषाणुओं को नष्ट करके पीने योग्य बनाती है। यह प्रक्रिया जल का क्लोरीकरण कहलाती है। माइका कौन सा गुण प्रदर्शित करता है? ऊष्मा का चालक तथा विद्युत का कुचालक। अभ्रक एक बहुउपयोगी और गैर धात्विक खनिज है जो आग्नेय एवं रूपांतरित चट्टानों में पाया जाता है। अभ्रक एक जटिल सिलिकेट यौगिक जिसमें पोटेशियम, सोडियम और लिथियम जैसे क्षारीय पदार्थ मिश्रित रहते हैं। यह ऊष्मा का सुचालक और विद्युत का कुचालक होता है। अभ्रक का उपयोग टेलीफोन, डायनेमो, कंडेंसर, लैंप की चिमनी, दर्पण, हीटर, पेंट आदि के निर्माण में किया जाता है। भारी जल एक प्रकार का है मंदक है। भारी जल का रासायनिक नाम ड्यूटेरियम ऑक्साइड DTO है। हाइड्रोजन का समस्थानिक ड्यूटेरियम ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके ड्यूटेरियम ऑक्साइड DTO बनाता है। ड्यूटेरियम की खोज 1931 ईस्वी में अमेरिकी वैज्ञानिक हेराल्ड क्लेटन उरे ने की थी, जिसके लिए उन्हें 1934 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। निम्न में से कौन सा ईंधन निम्नतम पर्यावरण प्रदूषक है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के दहन के परिणाम स्वरूप केवल जल वाष्प का उत्सर्जन होता है, इसलिए यह अन्य ईंधनों की अपेक्षा पर्यावरण को सबसे कम प्रदूषित करता है। यह विद्युत, रासायनिक, बैटरी और आंतरिक दहन वाले इंजनों में प्रयोग किया जाता है। कंक्रीट किसका मिश्रण है? सीमेंट, रेत, बजरी और पानी का मिश्रण है। कंक्रीट सीमेंट, रेत, बजरी और पानी का मिश्रण होता है। यह मिश्रण अर्थात कंक्रीट एक अत्यंत कठोर संरचना में जम जाता है, जिसका प्रयोग फर्श, सड़क, छतों के निर्माण में किया जाता है। निम्न में से किसको मिलाने पर कांच का रंग हरा हो जाता है? क्रोमियम ऑक्साइड। कांच को विभिन्न रंग प्रदान करने वाले रसायन निम्नवत हैं। क्रोमियम ऑक्साइड को मिलाने से यह कांच को हरा रंग प्रदान करता है, और मैग्नीज ऑक्साइड यह कांच को लाल रंग प्रदान करता है। आयरन ऑक्साइड यह कांच को भूरा रंग प्रदान करता है। कोबाल्ट ऑक्साइड यह कांच को गहरा नीला रंग प्रदान करता है। रासायनिक उपकरण जैसे बीकर, फनल इत्यादि बनाने के लिए किस प्रकार की कांच में किया जाता है? कठोर कांच। पोटास लाइम कांच को कठोर कांच भी कहा जाता है। यह सिलिका, कैल्शियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट के मिश्रण से बनाया जाता है। यह कांच अम्लों, क्षारों तथा अन्य विलायकों के प्रति सामान्य कांच की अपेक्षा अधिक प्रतिरोधी होती है, इसलिए इसका प्रयोग रासायनिक उपकरणों, बीकर, फनल, फ्लास्क, दहन नली आदि के निर्माण में किया जाता है।